हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द कैरियर एंडीवर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्ट पार्ट ऑफ टॉपिक जिंक, जो क्वेश्चन 5 और 6 के रूप में था। और उसके साथ हम आज डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सम इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ जिंक। जैसे फर्स्ट में हमारा है ए में रिएक्शन ऑफ जिंक विथ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ देखें कि जब जिंक का डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। सेकेंड, रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉन्क NaOH। तो जब जिंक कॉन्क NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनता है प्लस इस केस में भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। नाउ हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिंक का जो रिएक्शन होता है यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। और जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, तो यह जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है प्रिसिपिटेट के रूप में। और प्रिसिपिटेट जब बनता है तो इक्वेशन में उसे नीचे की ओर एरो देकर दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक विथ नाइट्रिक एसिड इन डिफरेंट कंडीशंस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विथ वेरी डाइल्यूट HNO3, दैट मीन्स 6%। नाउ इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4Zn प्लस 10HNO3 रिएक्शन करके बनाएगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस NH4NO3 एंड H2O। NH4NO3 को हम लोग नाम देते हैं अमोनियम नाइट्रेट, ये आपका है जिंक नाइट्रेट। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक का कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 20%। जब हम लोग 20% HNO3 के साथ जिंक का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक नाइट्रेट बनता है और N2O, जिसको कि हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, तथा वाटर बनता है। अब कोल्ड एंड कॉन्क HNO3 70% के साथ जब हम जिंक का रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 गैस बनाता है प्लस वाटर बनाता है। और फोर्थ, विथ कोल्ड एंड मॉडरेटली कॉन्क HNO3 50% के साथ जब हम जिंक का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस NO प्राप्त होता है। तो इन सभी चारों रिएक्शन में हम लोग ने देखा फर्स्ट में कि जब वेरी डाइल्यूट HNO3 है तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है, और जब 20% हम HNO3 लेते हैं तो लाफिंग गैस N2O बनता है, और जब हम 70% नाइट्रिक एसिड लेते हैं कॉन्क और कोल्ड तो हम लोग को NO2 गैस मिलता है। और अगर हम कोल्ड और मॉडरेटली कॉन्क HNO3 50% लेते हैं कंसनट्रेटेड तो हम लोग को NO गैस प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यूजेज ऑफ जिंक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिंक का यूज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है कि जैसे आयरन है तो आयरन में रस्टिंग को बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे आयरन में जंग लगने से बचता है, जिंक उसे रोक देता है। जिंक अपना सेक्रीफाइस दे देता है आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए। दूसरा, जिंक का यूज किया जाता है ब्रास को बनाने में। ब्रास मतलब होता है पीतल, और पीतल बना होता है कॉपर और
जिंक से, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रास एलॉय है कॉपर और जिंक का। अगर इसको आपको याद रखना है कि कैसे हम याद रख सकते हैं, तो इसका याद रखने का तरीका है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, अर्थात पीतल बना होता है तांबा और जिंक से। और नेक्स्ट, फॉर मेकिंग जिंक एमलगम, जिंक एमलगम को हम लोग इस तरह से सिम्बलाइज करते हैं, Zn/Hg या Zn-Hg, इसको हम लोग जिंक एमलगम कहते हैं। और इसका यूज किया जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन प्रोसेस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में, जो कि आप एल्डिहाइड और कीटोन वगैरह में चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट जो हम लोग का यूजेज है जिंक का, वो है कि सल्फेट ऑफ जिंक इज यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट। बॉडी में जिंक के अगर कमी होती है तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो जिंक टॉपिक से रिलेटेड है या उस ग्रुप से। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है जिंक ब्लेंड इज जनरली कंसनट्रेटेड बाई। तो जिंक ब्लेंड को कंसंट्रेशन मुख्य रूप से कैसे किया जाता है, तो उसका आंसर होगा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्योंकि जिंक ब्लेंड एक सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड बी या 12 इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग का आंसर होगा, अब पहले से भी पढ़ते आए होंगे, आंसर इसमें होगा जिंक Hg, क्योंकि आप जानते हैं कि Hg एक लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक 2+ आयन इज। अब देखें जिंक 2+ आयन, तो जिंक +2 आयन, तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखें कि जिंक में 2 पॉजिटिव चार्ज है, जो जिसका कन्फिग्रेशन आपको होगा आर्गन 18 3d10 4s0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब भी हम लोग निकालते हैं एटम से तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पर आर्गन 18 3d10 और 4s2 होता है, और 4s2 में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो s में इलेक्ट्रॉन 4s में 0 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक आयन। तो डाईमैग्नेटिक आयन को समझने के लिए हम लोग को समझना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो तो ये डाईमैग्नेटिक होता है। और डाईमैग्नेटिक ये इसलिए है क्योंकि डी में इसका कन्फिग्रेशन में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और इस 10 इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन रहने पर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2-2 होगी, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगा। अब देखें, कैडमियम साल्ट्स आर वाइट ड्यू टू। तो कैडमियम साल्ट्स वाइट होता है क्योंकि, तो आप जानते हैं कि कैडमियम भी सेकेंड बी ग्रुप का अर्थात 12 ग्रुप का है, और इसका भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में D10 होगा, दैट मीन्स कंप्लीट होगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा हम लोग को एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब हम लोग आते हैं स्पेल्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। तो स्पेल्टर के लिए हम लोग देखें स्पेल्टर क्या है। तो स्पेल्टर कहा जाता है इम्प्योर जिंक को, इम्प्योर जिंक को हम लोग स्पेल्टर के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटल कॉमनली प्रेजेंट्स इन ब्रास एंड जर्मन सिल्वर इज। जर्मन सिल्वर और ब्रास दोनों में कॉमन जो होता है वह आपका होता है कॉपर, क्योंकि ब्रास मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है, और जो जर्मन सिल्वर है ये कॉपर, जिंक और निकल के मिलने से बनता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन Zn2 प्लस आयन इज। ये कितना होगा, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 0 होगा। तो इसके लिए हम लोग इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिंक प्लस 2 आयन का। जिंक प्लस 2 आयन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, तो ये आर्गन 18 होगा और 3d10 होगा, और 4s 30 तक लिखेंगे तो 4s2 होगा। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हम लोग लॉस करवा के अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है 4s0। तो अब s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, d में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस d की बात करते हैं इस d के लिए, तो इस d के लिए अगर हम लोग देखें तो d में डिजनरेट ऑर्बिटल 5 होता है, और 5 ऑर्बिटल आप देखें 1 2 3 4 5। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फिलअप होता है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का। और एस में ऑर्बिटल तो है लेकिन ये ऑर्बिटल वैकेंट है। डी में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 0 होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा। और जिस सिस्टम में, जिस आयन में या आइटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी पेयर्ड होते हैं वो कलरलेस होते हैं और डाईमैग्नेटिक होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ZnO जिन्हें हम जिंकाइट कहते हैं, इसको मैंने लिखा कि इज ऑल्सो नोन है, जिसको और दूसरा किस नाम से जानते हैं। चॉइस है कैलामाइन, सिनेवार, फिलोसफर्स ओल और हेमेटाइट। तो इसका आपका आंसर होगा फिलोसफर ओल, क्योंकि आप जानते हैं कि कैलामाइन ZnCO3 ये कार्बोनेट और है जिंक का, सिनेवार HgS ये सल्फाइड और है मरकरी का, फिलोसफरोल जिसको हम लोग जिंकाइट भी कह सकते हैं ZnO, और हेमाटाइट और है आयरन का जिसका फॉर्मूला होगा Fe2O3। तो फाइनल हमारा आंसर पहुंचता है फिलोसफर्स ओल ZnO को ही कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है किस चीज़ का, तो इसमें आप लोग को आंसर टिक आउट करना होगा। Zn का डिपोजिशन होता है आयरन पे, क्योंकि आप गैल्वेनाइजेशन के बारे में आप डिफिनीशन पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार आप देखें तो डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन किया जाता है आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। अब आपको हम 2 क्वेश्चन 11 और 12 देते हैं होमवर्क के रूप में, जिसको आप खुद बनाएंगे, सोचेंगे इसके बारे में, और इसका डिस्कशन हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video।